हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस सेशन के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल सी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को समझने से पहले आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स को समझना होगा ये क्या होता है। तो देखो, हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देश की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट करनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हमारे देश की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अगर हम देश की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट करनी होगी। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब देखो, प्रायोरिटी सेक्टर की डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि उनको टाइम पर फंड्स वगैरह जो है मिलते रहे। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो मिलती रहें। इसीलिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लेकर आया गया था। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बेसिकली एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको आरबीआई ने इम्पोज किया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आरबीआई ने बैंकों को कहा है कंपल्सरी कि आपको अपने टोटल फंड्स का एक सर्टन पोर्शन जो है लोन की फॉर्म में प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसके पास टोटल 100 करोड़ रुपए के फंड्स हैं। ठीक है, और वो 100 करोड़ के फंड्स को लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में देना चाहती है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर उसको टोटल फंड्स का एक सर्टन पोर्शन, जैसे मान के चलिए 20%, कंपल्सरी प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में। ठीक है, जिससे कि प्रायोरिटी सेक्टर को लोन वगैरह जो है वो मिल सके। तो अब इस बैंक को 100 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए कंपल्सरी जो है लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा, और इस लैंडिंग को ही हम यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आते हैं, सबसे पहले इसमें आता है एग्रीकल्चर, फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैंकों के लिए कुछ टारगेट्स और सब टारगेट्स बनाए गए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, जिनको बैंकों को फॉलो करना होता है। सबसे पहले इसमें आता है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स। हालांकि इसमें रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। और फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, फॉरेन बैंक जिसकी 20 या फिर 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो उसके लिए जो टारगेट्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर के वो सेम है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक जिसकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर हम टारगेट की बात करें ना, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ना बैंक के ANBC और जो आपका CEOBSE है, ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, और इन दोनों में से जो भी चीज़ हायर होती है उसके बेस पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जाती है बैंक के द्वारा। जैसे मान के चलिए एक एक्सवाइजेड बैंक है, उसका जो ANBC है यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, वो है 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, और आपका जो CEOBSE है यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, वो है आपका 80 करोड़। तो इसमें से जो भी हायर है, हायर कौन सा? ANBC। तो इसके बेसिस पे ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो की जाएगी इस बैंक के द्वारा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये चीज़ बार बार आएगी, इसलिए मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रायोरिटी सेक्टर की। देखो, आपकी जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक जिसकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, उनको ANBC या फिर COBC, उसमें से जो भी हायर है उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में देना होता है। जैसे मान के चलिए एक्सवाइजेड बैंक है, इसका ANBC 100 करोड़ है ना, तो इसका 40% यानी कि 40 करोड़ जो है उसको प्रायोरिटी सेक्टर को जो है वो देना होगा। ये आपका टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है। उसके बाद इसके कुछ सब टारगेट भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो टोटल आपको क्लियर हो गया, 40% ऑफ ANBC या फिर CEOBC जो भी यहाँ पर हायर है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर। तो देखो, 40 को भी हम बाद में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 18, 7.5 और आपका 12%। ठीक है, तो बैंक का जो ANBC है और जो CEOBSE है, उसमें से जो भी हायर है उसका 18% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को जाना ज़रूरी है। ठीक है, अब इस 18% में से जो 14% है वो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को जाएगा। ठीक है, और 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को जाएगा। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। टोटल 18% एग्रीकल्चर को, 18 में से 14% जो है वो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को, और इस 14% में से 10% कंपल्सरी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा। ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेस को 7.5 और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन 12%। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेन बैंक्स जिसकी 20 से कम ब्रांचेस है। तो देखो, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट उसका सेम है 40%। ठीक है, अगर 100 करोड़ है तो 40% 40 करोड़ तो उसे देना ही पड़ेगा। हालांकि
जो ये बैंक्स होती है ना, वो एक्सपोर्ट सेक्टर को 32% तक दे सकती है। यानी कि 40 का 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 32 और 8, तो ये जो बैंक है फॉरेन बैंक, ये 32% तक एक्सपोर्ट क्रेडिट को दे सकती है, प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, और मिनिमम 18% उसको अदर सेक्टर्स में जो है वो देना होगा। ठीक है। अब एग्रीकल्चर, माइक्रो इंटरप्राइज और वीकर सेक्शंस के जो रूल्स थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स की, तो इसके लिए जो टारगेट है वो 75% है। ठीक है। उसके बाद जो मीडियम इंटरप्राइजेस है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको एएनबीसी क्या अब 15% तक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो है वो दिया जाएगा। देखो वैसे तो हम एएनबीसी और सीईओबीएसई देखते हैं, ठीक है, पर जब हम रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम मीडियम इंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो इनको, इन सेक्टर्स को मिलाकर, टोटल मिलाकर अप टू 15% तक का ही प्रायोरिटी सेक्टर लोन जो है वो दिया जा सकता है। और ये जो 15% होगा वो सिर्फ एएनबीसी का होगा, जो भी यहाँ पर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है। एग्रीकल्चर की बात करें तो 18%, ठीक है, विच एवर इज हायर। उसके बाद 18 में से 14% नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को, और 14% में से 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा। ठीक है। उसके बाद माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें तो 7.5%, और वीकर सेक्शन की बात करें तो 15%। उसके बाद है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो 75%। एग्रीकल्चर की बात करें तो 18% टोटल, उसमें से 14 नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स को, 14 में से 10 जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को। माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करें 7.5%, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन की बात करें तो वो आपका 12%। ठीक है। उसके बाद आता है आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है 60%, माइक्रो इंटरप्राइजेस 7.5%, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन आपका 12% है। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो परसेंटेज दी गई है, ये जो परसेंटेज दी गई है, ये हम लेते हैं एएनबीसी और सीईओबीएसई, यानी जैसे मान के चलिए अगर 100 करोड़ एनबीएसई है, इसकी बेसिस पे आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर रहे हो तो 60% आप इसका लोगे 60 करोड़, ठीक है, और 7.5% आप लोगे इसका 100 करोड़ का। कई बार क्या होता है कि जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट होता है जैसे 60 करोड़, स्टूडेंट इसका 7.5% ले लेते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 7.5% होगा आपका एएनबीसी और सीईओबीएसई उसका। ठीक है। अब जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जो है वो पढ़ते हैं, जो सेक्टर्स हैं उनको कौन कौन से लोन जो है वो दिए जाते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके अंदर आता है आपका फार्म क्रेडिट। तो फार्म क्रेडिट इंडिविजुअल फार्मर को भी दिया जाता है और कॉर्पोरेट फार्मर्स को भी दिया जाता है। ठीक है। इंडिविजुअल फार्मर्स के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप है वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है। सबसे पहले फार्म क्रेडिट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। सबसे पहले इसमें आता है क्रॉप लोन, जो कि दिया जाता है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए और एलियार्ड एक्टिविटीज के लिए। फिर आपका आ जाता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलियार्ड एक्टिविटीज। ये लोन दिया जाता है बेसिकली मशीनरी को परचेज करने के लिए और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। उसके बाद प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए भी लोन दिया जाता है। उसके बाद जो डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स है, जिन्होंने नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर जैसे कि मनी लैंडर्स वगैरह से बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, उनके ऊपर लोन का काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, तो उनको लोन दिया जाता है ताकि वो लोन को रिपे कर पाए। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर भी जो लोन दिया जाता है वो भी क्रॉप लोन के अंदर आ जाता है और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर ही आता है। उसके बाद स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को अगर कोई लोन दिया जाता है लैंड को परचेज करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तो वो भी क्रॉप लोन के अंदर आ जाता है, फार्म क्रेडिट के अंदर आ जाता है। उसके बाद अगर मान के चलिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, मान लो किसान ने फसल उगाई और उसको गिरवी रखकर, प्लेज रखकर वो लोन ले रहा है, तो अगर उसके पास नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, तो उसको अप टू 90 लाख रुपीस तक का लोन मिल जाएगा और मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए लोन मिलेगा। अगर नॉर्मल वेयर हाउस रिसिप्ट है, नेगोशिएबल नहीं है, तो उसको अप टू 60 लाख रुपीस का लोन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर मान के चलिए कोई भी फार्मर है, वो स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप्स को इंस्टॉल करना चाहता है, ठीक है, और या फिर सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड को कनेक्ट करना चाहता है एग्रीकल्चर पंप के साथ, तो ये इसको जो लोन मिलेगा वो भी यहाँ पर फार्म क्रेडिट अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कॉर्पोरेट फार्मर्स की बात करें या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, कोऑपरेटिव्स की बात करें, तो उनको भी यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन मिलता है, मशीनरी के लिए, मशीनरी को खरीदने के लिए लोन मिलता है और पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए लोन मिलता है। ठीक है। हालांकि जो मैक्सिमम लिमिट, एग्रीगेट लिमिट है इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए वो है 4 करोड़, यानी कि पर बोरोवर जो है वो 4 करोड़ का मैक्सिमम लोन ले सकता है इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर मान के चलिए कि जो किसान है, यानी कि जो कॉर्पोरेट फार्मर है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को गिरवी रख के लोन लेना चाहता है, तो अगर उसके पास नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है, ठीक है, तो उसको
4 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो मिल जाएगा 12 महीनों तक के लिए, ठीक है। और अगर अदर रिसिप्ट्स हैं तो उसको 2.5 करोड़ तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, अगर उन्होंने जो यहाँ पर प्रोडक्शन की है, ठीक है, और उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो प्रोड्यूस को, यानी कि जो फसल वगैरह है उसको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर सेल करेंगे, तो उसको अप टू 10 करोड़ रुपीस तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलिए कि जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, तो उनको भी 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जैसे कि वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज, आपको 100 करोड़ रुपए पर बोरवर तक का लोन जो है मिल जाएगा। एजुकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपको मैक्सिमम 25 लाख रुपीस तक का लोन जो है मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप पढ़ाई के लिए लोन लेते हो, एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर लोन मिलेगा और मैक्सिमम 25 लाख रुपीस तक का लोन जो है वो मिलेगा। फिर आता है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो एक बैंक ने, ठीक है, जितने भी लोन यहाँ पर एमएसएमई को दिए हैं वो यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यानी कि अगर ये जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई स्टार्टअप है जो कि एमएसएमई के अंदर आती है, उसको 50 करोड़ रुपए तक का लोन दिया गया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आएगा इस सेक्टर के अंदर। उसके बाद अगर यहाँ पर एमएसएमई को कोई फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई है रिकोर्स बेसिस के ऊपर, या फिर फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड की गई है टीआरडीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये भी जो है लोन माने जाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो देखो प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो दिया गया है, यानी कि प्रोडक्ट या सर्विसेज को शिप करने से पहले जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए अगर कोई लोन दिया गया है, या फिर शिपमेंट करने के बाद एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लोन दिया गया है एक्सपोर्टर को, तो वो आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट के अंदर जो है वो आएगा, ठीक है। हालांकि अगर आपने एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर को एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया है तो वो एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आएगा, एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो अदर एक्सपोर्ट क्रेडिट एलिजिबिलिटी है वो है, देखो यहाँ पर ना जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको बोला गया है कि हर साल आपको एक्सपोर्ट क्रेडिट को 2% से इंक्रीज करना है। अगर पिछले साल आपने 10% एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया था तो इस साल आपको 12% देना है। हालांकि पर बोरवर को मैक्सिमम एक बैंक जो है वो 50 करोड़ रुपीस तक ही एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकती है। फॉरेन बैंक जिसकी 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं उसके लिए भी इंक्रीमेंटल जो क्रेडिट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट की लिमिट दी गई है, इंक्रीमेंटल लिमिट दी गई है 2%। फिर फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेस है उसके लिए टारगेट तो 32% जो है वो रखा गया है, वो 32% तक का लोन जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को दे सकती है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर हाउसिंग की, ठीक है। अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप अपना घर बनाना चाहते हो या फिर आप अपने घर को रिपेयर करवाना चाहते हो, तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर लोन मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप लोन लेना चाहते हो हाउस को परचेज करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए और आप एक इंडिविजुअल हो, तो यहाँ पर लिमिट दी गई है। देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर अगर आप एक ऐसे एरियाज़ के अंदर रहते हो जहाँ की पॉपुलेशन 50 लाख या उससे ज़्यादा है, तो आपको मैक्सिमम लोन 50 लाख रुपए का मिलेगा और आपकी जो घर को बनाने की जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम 63 लाख की होनी चाहिए, 63 लाख की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगर पॉपुलेशन 10 लाख से 50 लाख तक है तो 45 लाख रुपीज़ का लोन मिलेगा और जो कॉस्ट है वो 57 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर 10 लाख से कम है तो 35 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और 44 लाख से कॉस्ट आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर बैंक ने अपने ही एम्प्लॉयज़ को लोन दिया है तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगर कोई हाउसिंग लोन दिया है, बदले में लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स यहाँ पर बैंक को मिले हैं एज अ सिक्योरिटी, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद लोन फॉर रिपेयर्स की बात करें तो अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है 15 लाख रुपए का लोन मिलेगा और कॉस्ट तो सेम ही है, बस लोन की अमाउंट यहाँ पर चेंज हो जाती है। 10 लाख से 50 लाख है तो 12 लाख रुपए का लोन, और 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 10 लाख रुपए का लोन जो है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अगर आप स्कूल, वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी बनाना चाहते हो तो पर बोरवर 8 करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। और अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाना चाहते हो टायर 2 और 4 सेंटर के अंदर तो मैक्सिमम 12 करोड़ रुपीज़ का लोन आपको मिलेगा पर बोरवर। रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है बोरवर तो उसको अप टू 35 करोड़ रुपीज़ तक का लोन मिलेगा। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड अगर सोलर पावर प्लांट लगाना चाहता है अपने घर के ऊपर
तो उसको 10 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन जो है वो मिलेगा। अदर्स की बात करें तो इसके अंदर माइक्रो फाइनेंस लोन जो कि इंडिविजुअल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को दिए जाते हैं। उसके बाद लोन अप टू 2 लाख टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप फॉर एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और एमएसएमई। ठीक है, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर और एमएसएमई को लोन नहीं दिया गया है, इसके अलावा किसी और एक्टिविटी के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को, तो वो अदर्स के अंदर जो है वो आएगा। अब ये जो अदर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो सोशल नीड्स हो सकती हैं, या फिर हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है या रिपेयर कराना हो सकता है, या फिर टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करवाना हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई डिस्ट्रेस पर्सन का मतलब है वो किसान नहीं होना चाहिए, किसान तो एग्रीकल्चर में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई डिस्ट्रेस पर्सन है जिसने नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर से बहुत ज़्यादा लोन लिया है, तो उसको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, ताकि वो अपने डेट को रिपे कर पाए। उसके बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC/ST बेनिफिशियरी, उनको भी लोन दिया जाता है। और 50 करोड़ रुपीज स्टार्टअप्स को दिया जाता है, जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के और MSME के अलावा कोई और काम जो है वो करती है। ठीक है, अब वीकर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो एलिजिबल बॉर्वर्स हैं वो है स्मॉल मार्जिनल फार्मर, आर्टिसंस, विलेज इंडस्ट्रीज, क्रेडिट लिमिट है अप टू 2 लाख रुपीज, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशरीज जैसे कि NRLM, NULM, SRMS। ठीक है, उसके बाद आपकी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ जाती हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के जो बेनिफिशरीज है वो आ जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप आ जाता है, और इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस बॉर्वर आ जाता है एज पर रेगुलेशंस, और इंडिविजुअल वुमन बेनिफिशरी अप टू 2 लाख रुपीज आ जाता है। हालांकि ये जो प्रोविजन है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर आपका डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडर्स, डिस्ट्रेस पर्संस नॉन फार्मर्स अप टू 1 लाख रुपीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसजेंडर और नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है वो इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कॉमन गाइडलाइंस हैं जो कि यहाँ पर बैंक को फॉलो करनी होती है जब भी वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स जो है वो दे रही होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग, तो देखो जो इंटरेस्ट रेट है जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन के ऊपर चार्ज किया जाएगा, उसको बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के द्वारा जो डायरेक्टिव इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। और ये जो डिपार्टमेंट है वो RBI का है। सिंपल भाषा में RBI ने जो डायरेक्टिव दिए हैं उसको फॉलो करके ही जो बैंक है वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन कर सकता है। उसके बाद आपके सर्विस चार्जेस की बात करें तो देखो अगर यहाँ पर जो लोन की अमाउंट है वो 25,000 तक की है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी लोन रिलेटेड या फिर सर्विस चार्जेस इंपोज नहीं किए जाएंगे बैंक के द्वारा। अगर यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप को लोन दिया जा रहा है तो उस केस में ये जो लिमिट है वो पर मेंबर एप्लीकेबल होगी, यानी कि अगर 5 मेंबर्स हैं तो 25,000 1,25,000 पे यहाँ पर जो है वो लिमिट होगी, और इतने तक के लोन के ऊपर कोई भी सर्विस चार्ज है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा। उसके बाद बैंक यहाँ पर जो भी लोन वगैरह देगी प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगी अपने पास, जैसे कि रिसिप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट ऑफ लोन अलॉन्ग विद द रीजंस, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखेगी। उसके बाद अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कोई बॉर्बर लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक उसको एक्नॉलेज करेगा, यानी कि सामने वाले पर्सन को बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन को हमने देख लिया है, और अगर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है तो उसके रीज़न भी उसको स्पेसिफाई करने ज़रूरी है। तो ये कुछ कॉमन गाइडलाइंस हैं जो कि बैंकों को फॉलो करना होता है जब भी वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स जो है वो देती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006। ये जो एक्ट था इसको इसीलिए लेकर आया गया था ताकि जो MSME सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट की जा सके, उसकी प्रमोशन की जा सके। इस एक्ट के अंदर बताया गया है कौन कौन सी यहाँ पर ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आती हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो जो न्यू डेफिनेशन आई है, न्यू गाइडलाइन आई है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस और मीडियम इंटरप्राइजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो इंटरप्राइजेस की, ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो न्यू गाइडलाइंस आई है ना, वहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेस उसको सेम तरीके से क्लासीफाई करते हैं, कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है। तो देखो सबसे पहले अगर कोई इंटरप्राइज है उसने अपने प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट के अंदर 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, और इसकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो वो आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस है। अगर कोई स्मॉल इंटरप्राइज है तो वो स्मॉल इंटरप्राइज कब बनेगी, अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी के अंदर वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और एक ऐसी इंटरप्राइजेस जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 125 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जो एनुअल टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, वो आपकी मीडियम इंटरप्राइजेस कैटेगरी के अंदर जो है वो आ जाती है। अब जब MSME सेक्टर को बैंक यहाँ पर लोन देता है तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको उसे फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो आपका बैंक है उसे लोन एप्लीकेशन को एक्नॉलेज करना होगा। अगर MSME बॉर्वर ने
लोन के लिए अप्लाई किया है, चाहे खुद आकर अप्लाई किया है या फिर ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो बैंक को उसे एक्नॉलेज करना जरूरी है। बैंक के लिए ये भी जरूरी है कि वो एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करे जहां पर ऑनलाइन फॉर्म में एप्लीकेशन को सबमिट किया जा सके और जितनी भी एप्लीकेशन है उसको हम ट्रैक भी कर पाए, यानी कि एमएसएमई बोरोवर आसानी से ट्रैक कर पाए कि उनकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद कोलैटरल फ्री लैंडिंग। देखो, अगर एमएसएमई सेक्टर अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन लेता है तो बैंक उनसे कोलैटरल नहीं मांग सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कोलैटरल, और ध्यान में रखना है ये जो प्रोविजन है वो यहाँ पर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल है, मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि ये जो कोलैटरल फ्री लैंडिंग है इसको मीडियम इंटरप्राइजेस तक भी एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, पर वो किया गया है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम के अंदर जो बैंक्स हैं वो सभी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन देगी और उसके ऊपर वो कोई भी कोलैटरल नहीं मांग सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो किसी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उस केस में बैंक जो है वो 25 लाख रुपीज तक का लोन दे सकते हैं बिना किसी कोलैटरल के, ठीक है। उसके बाद एक कंपोजिशन लोन स्कीम जो है वो बैंक को इंट्रोड्यूस करनी है। इस कंपोजिशन लोन स्कीम के अंदर बैंक एक सिंगल विंडो के थ्रू जो एमएसएमई सेक्टर है उसको जो है वर्किंग कैपिटल लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों यहां पर प्रोवाइड करेगी। जैसे अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो उसको वर्किंग कैपिटल लोन की जरूरत भी होती है और टर्म लोन की भी जरूरत होती है मशीन्स वगैरह परचेज करने के लिए। तो इस कंपोजिशन लोन स्कीम के थ्रू बैंक जो है एक ही लिमिट के अंदर जो कि है आपकी 1 करोड़, ठीक है, इसके अंदर दोनों नीड्स जो है वो फुलफिल करेगी एमएसएमई की, यानी कि 1 करोड़ लिमिट के अंदर वो वर्किंग कैपिटल लोन भी प्रोवाइड करेगी और टर्म लोन भी जो है वो प्रोवाइड करेगी और दोनों को मिलाकर जो मैक्सिमम लोन दिया जाएगा वो 1 करोड़ रुपए का दिया जाएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए बैंक जो है वो एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करेगा। जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली अप टू 15 लाख रुपीज तक का कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड करती है अगर कोई एमएसएमई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए लोन जो है वो लेता है। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट है एसेट के अंदर वो टेक्नोलॉजी के अंदर वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी मिलती है वो 15 लाख रुपए की मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। उसके बाद जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी बैंक को लॉन्च करने के लिए बोला गया है और बैंक इसको फॉलो भी करती है। जनरल क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर बेसिकली जो इंडिविजुअल्स हैं जो नॉन फार्म इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं उनको क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट सोल्यूशन है जिसके द्वारा वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों ही प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास ABM मास्टरी बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, AI पावर 10 ABM कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलता है आपको और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे और रिवीजन के लिए PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।